हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। एक और पॉडकास्ट एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग, कुछ थोड़ा इन डेप्थ काइंड ऑफ टॉपिक रहेगा। और टॉपिक है कि जब आप लेंडिंग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं तो क्यों मे बी आप बेटर ऑफ हैं एक हाई प्राइस टू बुक मल्टीपल वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करते हुए। अब हम सबको पता है कि जब हम लेंडिंग बिजनेसेस की वैल्यूएशन देखते हैं तो वो बुक की जो टाइम्स होती है ना, बुक के बेसिस पे हम उसकी वैल्यूएशंस चेक करते हैं, ना कि प्राइस टू अर्निंग्स बेसिस पे। पीई मल्टीपल कुछ लोग यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मली आप प्राइस टू बुक यूज़ करते हैं। कोई भी लैंडिंग बिजनेस होता है तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, उसके लिए उसकी रॉ मटेरियल, उसकी कैपिटल है। मान लीजिए अगर मैं आज बिस्किट की कंपनी खोल के बैठा हूँ तो मेरे लिए रॉ मटेरियल आटा हो सकता है, चीनी हो सकती है, जो क्रीम मैं बना रहा हूँ वो हो सकती है अगर क्रीम वाला बिस्किट है, राइट। तो पैकेजिंग हो सकती है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। बट बात क्या है कि जब आप एक लेंडिंग बिजनेस खोल के बैठे हैं तो आपकी रॉ मटेरियल आपकी कैपिटल है। आप पैसा आगे देते हैं, आप पैसा रिसीव करते हैं, उसके ऊपर जो मार्जिन होता है, एक तरीके से डिफरेंस होता है इंटरेस्ट का, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर आप कमाते हैं। लेंडिंग बिजनेसेस काफ़ी, मैं कहूँगा, डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ बिजनेस है अगर आप स्केल करना चाहते हैं। इट इज़ ईजी टू से कि यार मैं आप लोगों को 4% का ब्याज दूंगा और मैं लैंड 8% पे करूंगा, बट आपकी जो क्वालिटी ऑफ बुक होती है उसको अच्छा बनने में बहुत टाइम लगता है। एंड अगर आप पास डेटा देखेंगे तो फाइनेंशियल्स हैव बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स एज वेल एज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स। तो दोनों का टाइटल फाइनेंशियल कंपनीज को जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। कहीं ना कहीं मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि प्राइस टू बुक का मल्टीपल अगर हाई है तो आप बेटर ऑफ रहेंगे उस लेंडिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हुए। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट है जो मे बी आप लोगों के दिमाग में आया होगा इन्वेस्ट करते हुए, जो भी कंपनी की तारीफ बहुत होती है, मार्केट को बहुत पसंद होती है, उसका मल्टीपल बहुत हाई रहता है, राइट। तो आप अगर किसी बजाज फाइनेंस जैसे शेयर को देखेंगे, आप कोटक महिंद्रा बैंक जैसे, एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर्स को देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इनका मल्टीपल अलग ही चलता है। बाकी कंपनीज इतनी हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड नहीं होंगी, फाइनेंशियल बिजनेसेस जो हैं। और यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो कभी भी ये नहीं समझने की कोशिश करते कि कोई कंपनी महंगी क्यों ट्रेड हो रही है और कोई कंपनी सस्ती क्यों ट्रेड हो रही है। मैं जब भी अपना कोर्स कराता हूँ, हम टेक्निकल्स की भी जब बात करते हैं, कंपनीज में हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, इवन फंडामेंटल इन्वेस्टिंग जब हम कर रहे होते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रियलाइज इज मार्केट किसी कंपनी को महंगा या सस्ता क्यों वैल्यू कर रही है। आप क्या वैल्यू कर रहे हो उसको ठीक है, वो बाद में देख लेंगे, समझ लेंगे। पहले समझो मार्केट उससे किस वैल्यूएशन पे लेकर आ रही है और क्यों कर रही है। इन दी जनरल विजडम ऑफ मार्केट्स आर जनरली राइट। तो ये बात और ये बायस निकाल दीजिए कि हमें ज़्यादा पता है बाज़ार से। बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं और उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, मार्केट्स को नहीं पता, हम मिस प्राइसिंग ढूंढेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जनरली ऐसा नहीं होता। एक प्राइम एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। मार्च 2020 में जब रिकवरी स्टार्ट हुई स्टॉक मार्केट की, आप में से बहुतों को नहीं लगा होगा कि मार्केट से इतना ऊपर जाएगा, और आप में से बहुत लोग मार्केट से बाहर बैठे होंगे। अगर कुछ लोग मेरा यूट्यूब चैनल तब भी फॉलो करते थे तो आपको पता है कि हमने पैसा डालना शुरू किया था द मोमेंट वी रियलाइज की करेक्शन ओवर हो गई है। और हमें भी कब समझ आया, जब रिलायंस के अंदर फेसबुक की इन्वेस्टमेंट आ गई थी। बट दैट वॉज द डे वी स्टार्टेड पुटिंग इन सो मच मनी, एंड उसके रिटर्न्स हमें आज दिख रहे हैं। तो उस समय बहुत हिम्मत लगी थी पैसा डालने में और आप लोगों से कहने में कि मैं डाल रहा हूँ, आप भी डालो, राइट। तो वहाँ पे और ज़्यादा हिम्मत की बात हो जाती है कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कह रहा हूँ। बट बात यह है कि एज रिटेल इन्वेस्टर्स आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि किस बिजनेस को किस तरीके से मार्केट वैल्यू कर रही है और क्यों कर रही है। लेंडिंग बिजनेस अगर आपका हाईली वैल्यूड है तो कोई रीज़न है उसके पीछे। अगर वो रीज़न आपको नहीं मिलता तो फिर मैं मान सकता हूँ कि आप उसमें इन्वेस्ट करने की ना सोचें वैल्यूएशंस के बेसिस पे। लेकिन अगर वहाँ पे कोई रीज़न है ना जो उसकी हाई वैल्यूएशन जस्टिफाई कर रहा है, तो आपको उस रीज़न को समझने की ज़रूरत है बजाय एक लो क्वालिटी बिजनेस में जाने के। तो जो पहला पॉइंट है उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट जनरली राइट होती हैं। लेंडिंग बिजनेसेस क्योंकि उनकी जो रॉ मटेरियल है वो कैपिटल है, तो उसके अंदर रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक छोटा सा डिफ़ॉल्ट भी बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट ला सकता है उनके बिजनेस पे, उनकी ऑपरेशंस पे। तो अगर कोई भी ऐसी कंपनी के अंदर डिफ़ॉल्ट होता है तो आप रियलाइज़ करेंगे कि
छोटा सा एक डिफ़ॉल्ट ही पूरे बिजनेस को ठप करा सकता है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स इक्विटी किसी भी लेंडिंग बिजनेस में बहुत थोड़ी सी होती है। उसके बाद कंपनी क्या करती है? कंपनी डिपॉजिट्स रिसीव करती है। जैसे हम एफडी कराते हैं ना, तो आप उस कंपनी के पास एफडी कराते हैं, वो एफडी या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हमें तो रिटर्न दे रहा होता है, बट कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी है, बिकॉज कंपनी को वो रिटर्न्स आपको देनी है, तो कंपनी को वो पैसा वापस देना है। तो उस पैसे पे कंपनी ऐसे नहीं कर सकती कि वो ज़ीरो हो जाए, क्योंकि आपको अश्योर कर रही है वो रिटर्न्स। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, आप समझेंगे कि ज़रा सा भी इनका डिफ़ॉल्ट अगर बढ़ता है या इनकी लिक्विडिटी मेंटेन नहीं होती, या फिर ये अपना जो भी इनके एनपीए के नंबर्स हैं एक्सपेक्टेड या कुछ भी, उसके लिए इनफ रिजर्व्स बना के नहीं चल रहे, तो बिज़नेस को बहुत बड़ा हिट लग सकता है। तो अगर वो हिट लगेगा तो आप देखेंगे कि कितनी बुरी तरीके से इनके स्टॉक प्राइजेस तो टूटते ही टूटते हैं, बट बिजनेसेस कितनी बुरी तरीके से कोलैप्स होते हैं। मौका ही नहीं देते ये लोग आपको बाहर निकलने का, राइट। तो मार्केट में अगर आप इनकी बुक खुद से डिकोड नहीं कर सकते और बहुत बार नहीं कर पाते, मतलब लेंडिंग बिजनेसेस आर वन ऑफ द टफेस्ट टू अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू रीडिंग द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू मी। अब हो सकता है कि आपको ना लगते हो, बट अगेन सबकी अपनी लिमिटेशंस होती है। मेरी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं जब मैं लेंडिंग बिजनेसेस की बैलेंस शीट समझने की कोशिश करता हूँ। क्यों? ये भी मैं आपको बता दूँ, कोई भी लेंडिंग बिजनेस ये नहीं बताता कि हमने, फॉर एग्जाम्पल अगेन, मिस्टर मुकेश अंबानी को पैसा लेंड आउट किया है या मिस्टर अनिल अंबानी को किया है। जब आपके डिफ़ॉल्ट होते हैं या पेमेंट डिले होती है, तभी आप बताते हैं कि कौन सा किस अकाउंट का था, कितना एनपीए आ रहा है, उसका कितना रिजर्व हम बना रहे हैं, कितना जीएनपीए का नंबर है, कितना नेट एनपीए का नंबर है। तो सारी बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो आई हैव सीन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, even the best of investors have failed in lending businesses. Mr. Jhunjhunwala had such a big holding of DHFL, it just collapsed one day, right? तो कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर मार्केट, एंड DHFL यूज्ड टू बी वन ऑफ द चीपेस्ट हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशंस इन द मार्केट। सबसे महंगा होता था ग्रे फाइनेंस, और ग्रे फाइनेंस का एक्विजिशन हुआ है बंधन बैंक के अंदर, HDFC लिमिटेड की सब्सिडरी था ग्रे फाइनेंस। और आपको यकीन नहीं होगा, तब इतना सीरियसली मैं इन्वेस्ट नहीं करता था। मेरे पास ग्रे फाइनेंस तो मेरी वन ऑफ द फर्स्ट होल्डिंग थी, तभी मेरे को बंधन के शेयर्स भी मिले थे, एंड मेरे पास DHFL भी पोर्टफोलियो में आ गए थे किसी तरीके से। एंड DHFL वॉज गिविंग सच ट्रेमेंडस रिटर्न्स कि कभी मेरा ध्यान भी नहीं गया कि हाँ यार चेक करें ढंग से। और तब तक देखो इतना सीरियस भी नहीं थे, कॉलेज जस्ट ख़त्म ही हुआ था, एंड हमें भी लगता था कि हम मे बी स्टॉक मार्केट में इतना सीरियसली काम करें या मे बी ना करें। बट ग्रे फाइनेंस जो था आपका, ये ग्री फाइनेंस, अब जो भी कहना चाहें, सबसे फ़नी थिंग क्या है, मेरे को ध्यान ही नहीं गया कि ये ग्री वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो घर का वर्ड होता है हिंदी में, और मैं उसको ग्रू फाइनेंस कहता रहा बहुत टाइम तक। तो दैट वाज अ वेरी वेरी सिली मिस्टेक ऑन माय एंड, बट एनीवे। तो जब आपका जो ग्रे फाइनेंस का या ग्री फाइनेंस, जो भी आप कहना चाहते हैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल मेस्ड अप है इस शेयर के लिए। तो जब ये शेयर जो था मेरा, मैं देखता था इसके नंबर्स, आई वॉज वेरी शॉक्ड कि इसकी अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आ रही कुछ टाइम से, एंड DHFL में आ रही है। DHFL इज स्टिल परफॉर्मिंग, और फिर भी मार्केट इसको मे बी 6 टाइम्स फॉरवर्ड बुक पे देखता था अगले साल की, और DHFL को 2 टाइम्स या 1 टाइम्स करंट बुक पे देखता था। आई थिंक 2 टाइम्स करंट बुक पे चल रहा था DHFL। आई एम नॉट श्योर, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, मेरे पास डेटा नहीं है अभी जो मैं चेक करके आपको बताऊँ, बट वैल्यूएशंस में बहुत ही एक स्टार्क डिफरेंस था। DHFL भी पुरानी कंपनी है भैया, ऐसी क्या बात है कि आप इतने कम वैल्यू कर रहे हैं। जिस दिन क्रैश आया उस दिन पता चल गया कि क्यों कम वैल्यू कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेंडिंग बिजनेस में कि आप मार्केट पे थोड़ा ट्रस्ट दिखाएं कि मार्केट्स को मे बी कुछ पता है जो आपको नहीं पता। वाई? बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट इन लेंडिंग बिजनेसेस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये तो हो गया पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग कहेंगे नहीं जतिन, हम देख रहे हैं बिजनेस में बहुत जगहों पे इंप्रूवमेंट आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ IDFC फर्स्ट बैंक इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट HDFC बैंक। बन गया? आपको दिख रही है रिटर्न्स, आ रहा है मज़ा उसके अंदर इन्वेस्ट करके। आई एम नॉट सेइंग, कहीं पे भी मैं नहीं कह रहा IDFC फर्स्ट बैंक खराब है। मिस्टर वैद्यनाथन इज एक्सेलेंट, नो डाउट। कैपिटल फर्स्ट के साथ जो उन्होंने किया, आई डोंट थिंक इट्स दैट ईजी टू बिल्ड सच अ बिग NBFC। आई थिंक बजाज फाइनेंस से नंबर 2 पे ही था वो बस। बट द थिंग इज लेंडिंग बिजनेस इज ना, बहुत आपको समझना ज़रूरी है। एक बैंक को, एक स्ट्रक्चर को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। जो लोन आपने बांटा हुआ है तो बांटा हुआ है ना पहले से। ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आज से हम सोच रहे हैं भैया रिटेल फोकस होएंगे तो आप अपने जो होलसेल वाले लोन से उनको प्रीपे करना शुरू कर दो। कभी भी नहीं होगा। तो लेंडिंग बिजनेसेस में बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। प्लीज़ डू नॉट फॉल फॉर दीज ट्रैप्स कि ये नेक्स्ट वो बन जाएगा, नेक्स्ट वो बन जाएगा। कोई नहीं बनने वाला, कोई अपना मार्केट नहीं छोड़ेगा यहाँ पे आके।
Yes, fintech companies might be valued differently than your traditional banks and NBFCs, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि लैंडिंग बिजनेसेस में आप लोग रिस्क ना लें क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट पे। और आप हमेशा देखेंगे जब बुल मार्केट अपनी लेटर स्टेजेस पे होगा ना, तो जो हल्की बैलेंस शीट वाले शेयर्स हैं वो बहुत तेज़ी से चलते हैं। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना आप कि हमेशा क्वालिटी अपनी मेंटेन करनी है पोर्टफोलियो के अंदर। और क्वालिटी अगर आपको पोर्टफोलियो में मेंटेन करनी है तो द फर्स्ट स्टेप वुड बी लैंडिंग बिजनेसेस में क्वालिटी बैलेंस शीट उठाएं। तो ये तो हो गया फर्स्ट कि बैलेंस शीट डिकोड करना बड़ा मुश्किल होता है, इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो मे बी आप बेटर ऑफ हैं एक हाईली वैल्यूड लेंडिंग बिजनेस के साथ जाते हुए। वाई? बिकॉज दैट बिजनेस इज बीइंग हाईली वैल्यूड बाय द मार्केट फॉर सम XYZ रीजंस जो मे बी आपको भी समझ नहीं आ रहे। सेकेंड क्रूशियल पॉइंट इस पॉडकास्ट का, इस एपिसोड का रहेगा कि जब भी आपका कोई लेंडिंग बिजनेस हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, तो जब उसे मार्केट से पैसा उठाना होता है एक्विटी डाइल्यूट करके, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का नाम आपने सुना होगा, QIP, शेयर्स करते रहते हैं QIP अपना। जब भी कोई आपका लेंडिंग बिजनेस QIP करता है तो वो एक्विटी डाइल्यूट करता है वहाँ पे। अगर कोई और बिजनेस भी करेगा तो एक्विटी डाइल्यूट होती है उसके अंदर। QIP अगर आप महंगी वैल्यूएशंस पे कर रहे हो तो आपको इक्विटी कम डाइल्यूट करनी पड़ रही है और पैसा आप अच्छा खासा उठा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 करोड़ बजाज फाइनेंस को उठाने होंगे तो उसको इक्विटी कम डाइल्यूट करनी पड़ेगी, लेकिन वही 10,000 करोड़ अगर येस बैंक को उठाने पड़ेंगे या होंगे तो फिर उसको इक्विटी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करनी पड़ेगी। तो ये डिफरेंस आपको समझ आ रहा है। इक्विटी डाइल्यूशन आप क्यों लोगे ज़्यादा? एज अ आई वुड से रिटेल शेयर होल्डर, एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर आपको तो बहुत हर्ट करेगा इक्विटी डाइल्यूशन। तो कोई लॉजिक ही नहीं है उसमें पढ़ने का। तो अगेन जो बिजनेस ज़्यादा हाईली वैल्यूड है वो इक्विटी कम डाइल्यूट करेगा और पैसा ज़्यादा उठाएगा मार्केट से। तो कहीं ना कहीं वो बहुत वेल पोजीशनड हो जाता है आपके फ्यूचर को देखते हुए भी कि हाँ यार, फ्यूचर में अगर इक्विटी डाइल्यूट होगी तो मेरा नुकसान कम होगा एज माइनॉरिटी शेयर होल्डर। और वो पैसा कहाँ यूटिलाइज होगा, किस तरीके से होगा, वो कंपनी के ऊपर है। ये जो दो फैक्टर्स हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। और ये फैक्टर कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं उस प्राइस टू बुक के मल्टीपल से जिस पे वो कंपनी ट्रेड हो रही है मार्केट में। I still see a lot of people who are looking for the next HDFC Bank or the next Bajaj Finance. I'm pretty sure you're not going to find it. कोटक जैसा बिजनेस बनाना आसान नहीं है। To own 100% of all of your subsidiaries is not easy. ICICI बैंक ने जो किया है डिजिटल फ्रंट पे, ICICI बैंक यूज्ड टू बी वेरी वेरी गुड। मैं करंटली ICICI बैंक का कस्टमर हूँ, मैं उनकी डिजिटल सर्विसेज से काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट, इवन बेटर दैन HDFC when it comes to digital services. बट द थिंग इज़ व्हाट दीज बैंक्स हैव डन, इट्स नॉट ईजी टू रेप्लिकेट। आप देख रहे हैं कि कई सारे आपके फिनटेक स्टार्टअप्स आते हैं, चले जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आपको कोई नया बैंक आता हुआ नहीं दिखा है उस बड़े स्केल पे। येस, देर आर 2 banks which got the license recently, IDFC First Bank and Bandhan Bank, and RBI said कि अगर कोई conglomerate corporate houses आके बैंक खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। बट द थिंग इज आई डोंट थिंक these banks are going to lose their dominance. बहुत इन्होंने अपनी डोमिनेंस बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है। एंड डेफिनेटली आपको देखना चाहिए कि वाई दीज बैंक्स आर बीइंग वैल्यूड एट सर्टन वैल्यूएशन एंड वाई नॉट एट लोअर वैल्यूएशंस। सरकारी बैंक्स हम देखते आ रहे हैं कभी भी उतनी वैल्यूएशन पे नहीं ट्रेड हुए जिस वैल्यूएशन पे आपका HDFC कोटक ट्रेड होते हैं, ICICI ट्रेड होता है इनफैक्ट। तो कहीं ना कहीं आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेंडिंग बिजनेसेस में बिल्कुल आपको रिस्क नहीं लेना। अगर आप लेंडिंग बिजनेसेस में रिस्क लेंगे तो आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। येस, देर आर इंस्टेंसेस जब आप कहोगे कि जतिन यार ये जो तुम कह रहे हो कि ये जो बिल्कुल A ग्रेड स्टॉक्स हैं इसमें मैंने तो इतना पैसा बनता हुआ नहीं देखा जितना लेट से मैंने थोड़ा बाकी स्टॉक्स के अंदर देखा है, जो डेफिनेटली क्वालिटी वाइज मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट मे बी बजाज फाइनेंस जितनी क्वालिटी हमें नहीं दिखती उसकी बुक की। तो मैं उसमें मना नहीं कर रहा, आपको पैसा बन सकता है, बट आप इक्विटी मार्केट्स में आते हो, आप रिस्क लेते हो। यहाँ पे हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। तो प्रोबेबिलिटी अगर है तो मैं वो प्रोबेबिलिटी मीटर अपनी साइड पे ज़्यादा लाना चाहूँगा बजाय उसको किसी और की साइड ले जाने के या उसको रिस्क की साइड पे ले जाने के। कहीं ना कहीं अगर वो प्रोबेबिलिटी मीटर मेरी तरफ आता है बजाज फाइनेंस जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने से, जो अगेन हैवी कंपाउंडिंग दे रहे हैं, हैवी कंपाउंडिंग, तो डेफिनेटली मैं ऐसे शेयर्स को प्रेफरेंस दूंगा, प्रेफर करूँगा। तो प्लीज़ जब आप लेंडिंग बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्राइस टू बुक मल्टीपल का ध्यान रखें, वैल्यूएशंस का ध्यान रखें। एंड जितनी ज़्यादा वैल्यूएशंस मेरे ख्याल से फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर इट इज़ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जो शेयर महंगा है वो शेयर अच्छा है, उसको लेना है। आपको हो सकता है बात जमे ना जमे, आपके ऊपर है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ,
मेरे पास क्योंकि गृह फाइनेंस के बहुत ज़्यादा शेयर्स थे, मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा DHFL का क्या हुआ। अगर मेरे पास इक्वल एलोकेशन होती ना दोनों की, तो उस समय पोर्टफोलियो की धज्जियाँ उड़ती, क्योंकि पोर्टफोलियो भी छोटा होता था, समझ और भी कम थी, राइट। पता ही नहीं होता था कि किस तरीके से इन सिचुएशंस को डील करना है। अब तो लिव थ्रू कर लिया ना बहुत कुछ, तब पता है कि कैसे डील करना है। बट बिकॉज गृह फाइनेंस वॉज सच अ बिग पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो, 4x हो गया था मेरा कुछ सालों में वो शेयर। सोचो, तब हम सुनते थे यार दुगना हो जाए शेयर, 3 गुना हो जाए। आई हैव शेयर दैट हैव गॉन वे बियॉन्ड दैट, बट उस समय 4x होना मेरे किसी शेयर के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं अभी भी काफ़ी लोगों को सुनता हूँ, उनको लगता है कि शेयर दुगना हो जाए बहुत है यार। टाटा एलेक्सी इज अ 20 बैगर फॉर मी। येस, द क्वांटिटी वॉज इन दैट मच, बिकॉज अगेन कब खरीदा था वो, कॉलेज डेज में, राइट। इट वॉज वन ऑफ माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। बट आई हैव रियलाइज्ड, एक बार आपको वो लग जाता है ना आइडिया कि पैसा बन सकता है मार्केट से, और ढंग से बन सकता है, काम करोगे तो बन सकता है, फिर आप उस पर मेहनत करते हो। नाउ माई एलोकेशन आर सच कि आई नो कि अगर ये शेयर्स या XYZ कोई और शेयर अच्छे से चलेगा तो आई कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो बात यही है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप लैंडिंग बिजनेसेस में जा रहे हो, एक्स्ट्रा केयरफुल रह के जाओ। आई नो अ फ्यू इन्वेस्टर जो लैंडिंग बिजनेसेस बाय ही नहीं करते कि भैया हमें नहीं पता इनका क्या होगा, तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी आप एक्शन ले सकते हो। बट जब भी आप लैंडिंग बिजनेसेस में जाओ, बाय द कॉस्टलियर वंस, दे आर द सेफर वंस एंड दे माइट मेक यू मच मोर मनी दैन दोज चीप वैल्यूएशन स्टॉक्स, क्योंकि हो सकता है मार्केट को कुछ ऐसा पता हो जो आपको ना पता हो। तो 2 पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखना। पहली बात, प्राइस टू बुक का जो मल्टीपल है। सेकेंड, QIP, जब इक्विटी डाइल्यूट आपको कम करनी पड़ेगी तो आपको वो चीज़ कम हर्ट करेगी, पैसा ज़्यादा रेस करेगी कंपनी, और रिटर्न्स आपकी एनहांस होंगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। इट वॉज अ वेरी आई वुड से डिफरेंट काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट एपिसोड, क्योंकि इसमें हम थोड़ा डेप्थ में गए हैं, थोड़ा चीज़ों को समझने के लिए गए हैं। एंड आई थॉट वाई नॉट शेयर दिस नॉलेज विद ऑल ऑफ यू। बाकी हम किसी ना किसी फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पे चर्चा करते रहते हैं अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग टॉपिक्स की, तो वहाँ पे डेफिनेटली हम इसको और फर्दर डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आई हैव completed माई रीडिंग ऑफ डायमंड्स इन द डस्ट एंड आई डू recommend ऑल ऑफ यू टू रीड द बुक। अगर आपने आई वुड से सौरभ मुखर्जी की कोई और बुक पढ़ी है तो यू विल सी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन दोज बुक्स, बिकॉज हिज फिलॉसफी इज मैचिंग इन ऑल द बुक्स दैट आई हैव गॉन थ्रू। एंड कहीं ना कहीं अगर आपने कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो वगैरह पढ़ी है तो आपको ये बुक पसंद आएगी। इज़ देयर समथिंग न्यू टू लर्न? तो देखो, कुछ ना कुछ चीज़ तो हमेशा होती है किताब में जो मुझे लगता है कि हाँ अलग है, हटके है। बट लेट से आपने इनकी कोई भी बुक नहीं पढ़ी है तो कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो शुड बी द फर्स्ट वन टू गो एड एंड रीड, बिकॉज वो एक अच्छा बेस देती है, एक अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन देती है। एंड कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो के बेसिस पे आप खुद से पोर्टफोलियोज भी बना सकते हैं, राइट। बट अगर आप चाहते हैं to work with a SEBI registered investment advisor, Moneycraft, my firm, is always there to help you. Feel free to contact me. My mobile number is in the description below. So guys, thank you so much for listening to me. I'll see you very soon in another video or maybe another podcast. YouTube चैनल पे कंटेंट आप लोगों के लिए लगातार आता रहेगा। इनफैक्ट दिस पॉडकास्ट इज गोइंग ऑन ऑल द पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, सब जाके सुन सकते हैं वहाँ पे। एंकर हेल्प्स मी डिस्ट्रीब्यूट दिस टू ऑल द प्लेसेस एंड हमारा यहाँ पे बिल्कुल मोटिव यही है टू रीच आउट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ताकि उनको समझ आ सके एंड ढंग से ये चीज़ समझ आ सके कि इन्वेस्ट कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, बेटर ह्यूमन बीइंग कैसे बनना है। एंड मेरा यहाँ पे मतलब मकसद बिल्कुल यही है कि आप लोग एक लेवल अप कर पाएँ, एक स्टेप ज़्यादा आगे जा पाएँ अपनी इन्वेस्टिंग, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बुक्स में मिल जाएंगी, बट बहुत सारी चीज़ें आप तभी सीखते हैं जब आपकी प्राइमरीली सारी वेल्थ स्टॉक मार्केट्स में होती है। तो जब आपको रोज़ मार्केट्स, लगभग मैं कहूँगा मैं रोज़ अपने शेयर्स नहीं देखता, बट मार्केट्स हम रोज़ ही देखते हैं, मे बी फॉर ट्रेडिंग पर्पसेज, मे बी टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। किसी ना किसी फॉर्म में मार्केट्स को हम बहुत एक्टिवली ट्रैक करते हैं। येस, देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम नॉट लुकिंग एट द मार्केट्स, कहीं बाहर हैं, कहीं गए हुए हैं, बट द थिंग इज़ कि एक आइडिया फिर भी रहता है एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट इज़ नॉट माई कंप्लीट लाइफ। बहुत लोग कहते हैं भैया शेयर बाजार ही हमारी ज़िंदगी है, वो मेरा केस नहीं है। बट येस, इट्स एन इंटीग्रल एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आफ्टर ऑल इट्स माई प्रोफेशन। सो डेफिनेटली मेरा काम यहाँ पे यही है कि जिस तरीके से या जब मैं स्टेप अप करता जाऊँ तो मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँ कि आप भी स्टेप अप करते चलें, तो आप में से कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। एंड यही हमारा मकसद है यहाँ पे।
तो आई ट्राई टू डिलीवर एज मच कंटेंट एज पॉसिबल, एंड जब जब हो पाएगा तो आप लोगों के लिए कंटेंट आता रहेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय. जय हिंद.